मनपाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पिता सूबेदार स्वर्गीय शेर सिंह धामी की 6वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में पहुंचे। सैनिक पुत्र होने के नाते उन्होंने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, शहीदों के परिवारों को सम्मान किया और इस अवसर पर सैनिक मिलन केंद्र और सीएसडी कैंटीन का भी लोकार्पण किया। सीएसडी कैंटीन की शुरुआत से स्थानीय सैनिक परिवारों को खरीदारी में बड़ी सुविधा और लाभ मिलेगा। समारोह में बड़ी संख्या में सैनिक, पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी जी की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल संख्या में आए हुए आज के इस समारोह में मंच पर आसीन अभी हमारे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ बोल रहे थे और उनका खुद ही बहुत अथक परिश्रम है इस क्षेत्र में और पूरे राज्य के अंदर। सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री श्री गणेश जोशी जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री इस जनपद के श्री प्रदीप बत्रा जी, शहरी विकास विभाग के मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, मनोज पाल जी और हमारे बीच में अभी पूरे सेंट्रल कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी थे और उनकी पूरी टीम थी। जनरल मिश्रा भी थे, जनरल गिल भी थे। वो सभी लोग अभी चले गए हैं और मंच पर आसीन हमारे रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, विनय रोहिला जी, डॉक्टर डब्बू जी, ध्रुव रौतेला जी, फरजाना बेगम जी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन श्री गंभीर सिंह धामी जी, भूतपूर्व सैनिक संगठन चंपावत के अध्यक्ष कैप्टन भानीचंद जी, लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रौतेला जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा श्री रमेश चंद जोशी जी, सरिता राणा जी ब्लॉक प्रमुख और मेरे मित्र और राजस्थान से विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में पधारे विराटनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, जिनके चुनाव में भी मेरे को जाने का अवसर मिला था, श्री कुलदीप धनखड़ जी और आगे का ओहो अच्छा, तो हमारे बीच में अभी अभी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। थोड़ा मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन बहुत सारे लोग जिनका नाम इसमें लिखा नहीं है, हेमराज जी भी हैं, उधर सीमा जी हमारे उत्तम जी और शोभाराम जी, मनोज जी और सभी मंचासीन हमारे सभी आए हुए गणमान्य और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज जिनका सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, ऐसे सभी हमारी वीर नारियां, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। वीरांगनाएं, हमारे वीर सैनिक जिनकी टोपियां यहाँ से लेकर पीछे तक वहाँ तक दिखाई दे रही हैं, खड़े हैं सब, उन सबको मैं
जय हिंद करके सलूट करता हूं। हमारे सभी वीर सैनिक, सैन्य अधिकारीगण और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिकगण, सभी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, वीरता पुरस्कारों से अलंकृत हमारे सभी वीर सैनिक, मैं मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि मैं जब खटीमा क्षेत्र से पहली बार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस क्षेत्र की महान जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुना था, तो मैंने संकल्प लिया था कि खटीमा में सीएसटी कैंटीन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक रहते हैं। अभी जब जनरल गुप्ता साहब पूछ रहे थे अभी कैप्टन गंभीर सिंह धामी जी से, लगभग 8-9 हजार पूर्व सैनिक परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और इन सभी लोगों को अपना सामान लेने के लिए सीएसटी कैंटीन के लिए बनबसा जाना पड़ता था या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और प्रातःकाल मुझे लगता है कि 3 बजे 4 बजे उठकर यहां से सामान लेने के लिए कैंटीन में लाइन में खड़े होते थे और बहुत परिश्रम उनको कैंटीन से सामान लेने में करना पड़ता था। इसलिए भाइयों बहनों, उस समय जरूर जब मैंने ये संकल्प लिया था कि खटीमा में ही सीएसडी कैंटीन खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि खटीमा में सैनिक ये कैंटीन खुलेगी, सीएसडी कैंटीन। तो सच में उस समय ये काम सामान्य काम नहीं था और बहुत सारे लोग, जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और सच में ऐसा लगता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं बोला है कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा हो। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ, आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में ये कैंटीन खुल रही है और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने में मुझे कुछ विलंब भी हो गया, जैसे कल रात में ही ये बताया कि कल मुझे आना कल ही था, लेकिन कल मौसम खराब हो गया, इस कारण से कल मैं नहीं आ पाया। तो प्रातःकाल देहरादून से मैं चला हूं। यहाँ आते आते रास्ते भर में हमारे खटीमा क्षेत्र के सभी परिवारजनों ने, जगह जगह पर मेरी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान युवा साथियों ने, बच्चों ने जगह जगह पर मेरा स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, फूल बरसाए, नारे लगाए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरे पूजनीय पिताजी की ये 6वीं पुण्यतिथि भी है और आप सभी के बीच में जब जब भी मैं आता हूं तो सच में मन बहुत भाव से भर जाता है। मैं अपने को भावुक होने से नहीं रोक पाता हूं जब मैं देखता हूं कि बचपन से जिनके साथ में रहा हूं वो सभी मुझे दिखाई देते हैं। और आज का दिन सच में मेरे लिए
आप सबके बीच में, आप सब योद्धाओं के बीच में, हमारी वीर नारियों के बीच में, जिन्होंने जीवन के अनेक कष्टों का, चुनौतियों का सामना किया है, उनके बीच में आना सच में मेरे मन को भाव विभुल कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूं, सैनिकों के किसी कार्यक्रम में होता हूं, वीर नारियां, मेरी मां, मेरी बहनें मेरे साथ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूं, अपने पूज्य पिताजी के साथ हूं, और मेरा परिवार ही है जिनके बीच में हम आज समाज के लिए कुछ सेवा करने के लिए काम कर पा रहे हैं। और सच में मैं जब भी सैनिकों को देखता हूं, मैं बताऊं कि मैंने 15 महार रेजिमेंट के हमारे कुछ साथीगण, कुछ मेरे पिताजी के जो जिन्होंने साथ में काम किया, वो कैप्टन भानीचंद जी यहाँ पर होंगे अभी खड़े हो गए, तो इन्होंने लंबे समय तक मेरे पूज्य पिताजी के साथ काम किया है। और मुझे लगता है कि कितने साल किया हो अंकल, कितने साल आपने काम किया पिताजी और आपने मेरे? 25 साल तक लगातार आपने और मेरे पूज्य पिताजी ने एक साथ एक पलटन में काम किया। और इन्हीं के आग्रह पर इन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो रेजिमेंट डे होता है, हमारा पलटन है रेजिंग डे, स्थापना दिवस, वो कार्यक्रम एक दिन हम मुख्यमंत्री आवास में करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी कि मेरे पूज्य पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया है, वो सब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए, और 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मैं बताऊं कि जब मैं उनके बीच में था, उनकी बातें सुन रहा था, सच में मुझे भी इतना नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने भी फौज में रहकर इतने सारे बहादुरी के काम किए हैं, इतनी वीरता के काम किए हैं। कभी उन्होंने इस तरह से अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन जब मैं उनके बीच में गया, जब उनका खाना वो खा रहे थे, मैं भी बैठा था एक कोने में, तो जब मैंने देखा कि खाना खाते खाते वो लोग अपनी बातों में जब आगे बढ़ गए, तो सच में वो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये मेरे पिताजी के साथ के सैनिक नहीं है, बल्कि इनके रूप में मेरे पिताजी यहां पर आकर खाना खा रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए मुझे देखकर वहां पर, जब मैं उनको देख रहा था कि हाथ से दाल भात और जो भी खाना बना था उसको इतने प्रेम से खा रहे थे। मुझे लग रहा है कि एक एक खाने का जैसे जैसे कौर उनके मुंह में जा रहा है, वैसे वैसे एक एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उनका। एक ऊपर से वो खुश हो रहे हैं कि नहीं बेटा, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो। भाइयों बहनों, आज जब उनकी पुण्यतिथि में एक सैनिक समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा हुआ क्षण है कि मुझे आज इस अवसर पर, जहां 60 हमारी वीर नारियों को, 80 हमारे योद्धाओं को भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये जो कैंटीन आज जिस लोकार्पित हुई है, और अत्याधुनिक सैनिक मिलन केंद्र भी, इसका भी लोकार्पण करने का सौभाग्य में शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में आज भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से एक बात और, कि हम हमेशा कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम जिन भी कामों को शुरू करते हैं, जो भी योजनाएं हम शुरू करते हैं, वो सारी योजनाएं हमारी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से पूरी होती हैं। यानी कि जिनका शिलान्यास किया जाता है, उनका लोकार्पण भी होता है। बीच में वो योजनाएं अटकती नहीं है, भटकती नहीं है, फाइलों में लटकती नहीं है, वो योजनाएं पूरी होती हैं। भाइयों बहनों, आज मैं इस अवसर पर अन्य भी हमारे सभी खटीमा क्षेत्र के सभी भाई बहनों का, हमारे सेवा संकल्प फाउंडेशन का, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने में गत वर्ष भी, इस वर्ष भी हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जिलाधिकारी जी, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, हमारे सभी प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक और विभिन्न विभागों से आए हुए
सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस पुण्य स्मृति के कार्यक्रम को भावपूर्ण इसका आयोजन करने का संयोजन किया है। भाइयों बहनों, ये दिन, आज का ये दिन, ये 9 अप्रैल का दिन मेरे जीवन का सबसे पीड़ादायक और दुखद दिन था, जब मैंने अपने प्रेरणास्रोत अपने पूज्य पिताजी को खो दिया। और जब भी मैं उन्हें याद करता हूं तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन साथ ही गर्व का अनुभव भी होता है कि उन्होंने मुझे जीवन में जो मूल्य सिखाए, उन्हीं के सहारे मैं आज जनसेवा के मार्ग पर अग्रसर हूं। आज मैं जो भी समाज में नियम, अनुशासन, संयम से काम कर पा रहा हूं, सच में वो उन्हीं के द्वारा मुझे जो सीख दी गई, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनका संघर्षपूर्ण जीवन आज हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करता है। जब जब मुझे कोई परेशानी आती है, तब तब मैं उनका स्मरण करता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अत्यंत सादगी के साथ जिया, लेकिन अपने मजबूत व्यक्तित्व को और सेवा भाव से उन्होंने हमेशा यथासंभव समाज में भी काम करने का कार्य किया। भाइयों बहनों, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अक्सर अपने पूज्य पिताजी को वर्दी में देखता था, तो वर्दी में देखकर मेरे मन में एक गर्व का भाव उत्पन्न होता था और साथ ही एक जिज्ञासा भी होती थी। मैं हमेशा अपने पिताजी को यह देखता था कि वो अपनी वर्दी बहुत सलीके से रखते थे, बहुत संभाल कर रखते थे, और उसके बारे में अगर पहले, शायद मेरे से पहले कोई बोलता तो कैप्टन भानीचंद जी बताते कि उन्होंने किस प्रकार से वहां पर अपने शीशा लगाया था। सच में बहुत संभाल के अपने, बाद में जब नायब सूबेदार बन गए तो 2 स्टार जब लग गए, तब मैं देखता था कि बड़े ब्रश से उसको जो है किस प्रकार से उसको शाइनिंग करते थे, कैसे वो अपने बूटों को चमकाते थे, वर्दी को लगाते थे, बेल्ट को लगाते थे। ये सब मैंने देखा। भाइयों, एक दिन मैंने ऐसे ही जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया कि आप अपनी वर्दी को हमेशा इतना संभाल कर क्यों रखते हो, इतना साफ सुथरा क्यों रखते हो, बिल्कुल एकदम जिसको जहां पर लगना चाहिए वहीं पर लगाते हैं, और बेल्ट भी, अपनी टोपी भी, अपना पैंट भी, अपनी शर्ट भी, हर तरीके से। तो उन्होंने मुझे उस दिन जो सीख दी, वो सच में मेरे जीवन में हमेशा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा, बेटा, एक फौजी के लिए उसकी वर्दी ही उसकी सम्मान होती है, वर्दी ही उसकी पहचान होती है। और बेटा, ये सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देश की सेवा करने की जिम्मेदारी है। लोग वर्दी पहने हुए व्यक्ति को देखते ही उसके प्रति मन के भाव को बदल देते हैं। मन में तमाम प्रकार का एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक परस्पर लगाव का भाव, आत्मीयता का भाव पैदा हो जाता है। सैनिक की वर्दी इस प्रकार की वर्दी होती है। भाइयों बहनों, तब मैंने पूछा, पिताजी, अगर कभी मैं वर्दी नहीं पहन पाया तो क्या मैं देश सेवा नहीं कर पाऊंगा? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो बात कही, वो बात मेरे जीवन का रास्ता बन गई और मेरे जीवन। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्य सचिव ने देहरादून सचिवालय में सभी विभागों की बड़ी बैठक की और उन्होंने ट्रैफिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यात्रियों के जाम से निपटने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे, जिसमें बताया यह भी जा रहा है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगह पर मशीनें पहले से तैनात रखने और यात्रा मार्गों पर साइनज और पब्लिक सुविधाएं बढ़ाने, हेली सेवा, रेस्क्यू सिस्टम मजबूत करने के निर्देश दिए गए। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर प्रदेश के 7 जिलों में चारधाम यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन, जहां पर यह भी आपको बताया कि अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संयुक्त तत्वाधान में होगा। 8 अप्रैल को टेबल टॉक एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें कि आपदा से निपटने को तैयारियों की समीक्षा की गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही 10 अप्रैल को फील्ड मॉक ड्रिल होगी, जिसका संचालन राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से सुबह 10 बजे शुरू होगा। चारधाम यात्रा मॉक ड्रिल, 7 जिलों में आपदा तैयारी का अभ्यास और 10 अप्रैल को फील्ड मॉक ड्रिल। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग 11 अप्रैल से शुरू होगी और पहले चरण में 22 अप्रैल से 23 जून तक यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की जा सकेगी। यात्रियों को टिकट IRCTC की वेबसाइट पर बुक करने को कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए हेली शटल सेवा भी संचालित की जाती है। यात्रियों को सुविधा के अनुसार ही ऑनलाइन बुकिंग कर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। देहरादून में एसएसपी के निर्देशों पर दून पुलिस लगातार ऑपरेशन प्रहार चला रही है। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें सभी अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के साथ साथ में शहर के आंतरिक मार्गों पर भी सेकंड चेकिंग अभियान चला रही है। देर रात्रि तक घूम रहे व्यक्तियों से पूछताछ लगातार जारी है और संदिग्धों को थाने लाया जा रहा है। पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से की जा रही है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओली अब बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है, जहां पर लगातार हुई बारिश और बर्फबारी के कारण ही तापमान में गिरावट आई है और सभी ऊंची वाले इलाकों और धाम बर्फीले हो गए हैं। सूर्य की रोशनी में पूरा क्षेत्र बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इस अप्रत्याशित बर्फबारी के प्रकृति को ही ताजगी दी है, लेकिन किसानों के लिए चिंता का कारण भी बन गई है। बताया जा रहा है तैयार फसलें भी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हो रही है और ऊंचे क्षेत्रों में ही बर्फबारी जारी है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटन भी प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।